नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीके जोन में। आज हम आपके सामने नेशनल जीके की एक और वीडियो लेके हाजिर हैं, जो कि टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम, चाहे वो HSSC CET 2025 हो, SSC का कोई एग्जाम हो या अदर स्टेट का या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपकी मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। हमें बताना है कि वो कौन सी सन थी जिसमें मराठों और अंग्रेजों यानी कि एंग्लो मराठा जो युद्ध था, वो तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध था वो समाप्त हुआ था, जिसमें मराठों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑप्शन है 1792, 1811, 1818 या 1806। तो राइट आंसर है 1818। देखिए 1818 के अंदर मराठों के और अंग्रेजों के बीच में, जिसे एंग्लो मराठा युद्ध कहा जाता है, तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई, जिसमें मराठों ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण ये युद्ध भी समाप्त हो गया। इस समय जो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा 1818 में मराठा और अंग्रेजों के बीच में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा या लोकसभा। तो राइट आंसर है लोकसभा। देखिए पॉपुलर चैम्बर जो है वो किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा में आपको पता होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसे आप जनरली भाषा में MP या फिर सांसद जो है वो बोलते हैं। तो हमारी जो लोकसभा है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 154। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई राज्यपाल जो होगा प्रत्येक राज्य का वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा प्राचीन इतिहास की काफी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। हमसे पूछा गया है वो किस राज्य में है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका गुफा है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर दक्षिण में स्थित है। 45 किलोमीटर दूर है। कहाँ से है? भोपाल। MP की जो राजधानी है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का ये अनुपम खजाना है। या मान सकते हो कि ये जो भीमबेटका गुफा ये बहुत प्राचीन समय की गुफा है, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी जो है वो मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की हमसे लिपि पूछा गया है। ऑप्शन है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। अज्ञात का मतलब कि जो इसकी लिपि है वो अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है या अभी तक वो उसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु लिपि जो है इसमें लगभग जो है वो 64 मूल चिन्ह है। कितने हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें कितने मूल चिन्ह पाए जाते हैं? 64। 64 जो है वो मूल चिन्ह पाए जाते हैं और 250 से 400 तक लगभग इसके अंदर अक्षर पाए जाते हैं। 250 से 400 तक
इसके अंदर क्या है, अक्षर है। 250 से 400 के आसपास इसके अंदर जो है वो अक्षर पाए जाते हैं। और जो ये सेलखड़ी की आयताकार मोहरे, तांबे की गुटिकाओं आदि पर ये मिलते हैं। और जो ये लिपि थी ये कैसी थी, चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, चित्रात्मक, मतलब इस लिपि में जो लिखा जाता था वो चित्रों के माध्यम से समझाया जाता था। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, अज्ञात की बजाय यहाँ पर चित्रात्मक लिख सकते थे, तो आपका आंसर क्या हो जाता, चित्रात्मक हो जाता। चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, अज्ञात है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। पतन नगर का यह मतलब है बंदरगाह, कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो लोथल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन स्थल है लोथल, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर भी बोला जाता है। और ये लोथल कहाँ रहेगा, लोथल रहेगा अहमदाबाद, गुजरात के अंदर जो जगह है अहमदाबाद, वहां पर ये लोथल नामक जगह जो है वो रहेगी। फिर पूछा जाता किस नदी के किनारे था, तो ये याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे था ये, तो भोगवा नदी के किनारे ये जो है वो शहर बसा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन रहेंगे आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। ऑप्शन नंबर बी रहेगा गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास। ऑप्शन नंबर सी रहेगा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ। और ऑप्शन नंबर डी रहेगा गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। देखिए हमसे पूछा गया है कि प्राचीन समय में आर्य सभ्यता यानी कि एक हिंदू समाज की अगर मैं बात करूं, तो हिंदू समाज के अनुसार जो जीवन के जो आयु के जो आरोही क्रम है वो कौन से हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देखिए सबसे पहले हिंदू समाज के अनुसार या हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। और कैसे, 100 साल उम्र मानी गई है कि मनुष्य की जो उम्र है वो कितने साल है, 100 साल है। और 100 साल की उम्र को 25-25 साल के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य के होंगे। नेक्स्ट के जो 25 साल होंगे वो गृहस्थ जीवन के होंगे, गृहस्थी बसाएगा इंसान। अगले जो 25 साल होंगे वो वानप्रस्थ के होंगे। और नेक्स्ट के जो 25 साल होंगे वो होंगे सन्यासी जीवन के, यानी कि इंसान जो है वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। ऑप्शन है बलि, विदत, वर्मन या कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। देखिए प्राचीन समय में या वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी जिसका नाम था भागदूत, जो बलि को इकट्ठा करता था उसे क्या कहा जाता था, भागदूत। क्या कहा जाता था, बागदूत। जो इकट्ठा करता था उसको बागदूत कहलाता था, जबकि जो संग्रहिता था वो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। चलिए इतना डीप में नहीं जाना, आपको याद रखना है कि जो वैदिक युग में राजा जो अपने जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, बलि कहा जाता था। और जो बलि लेने का काम करता था, इकट्ठा जो करने का काम करता उसे क्या कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन रहेंगे आपके वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। देखिए जो पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी ये अजात शत्रु के समय हुई थी। किसके समय हुई थी, अजात शत्रु। जिस समय मगध के ऊपर अजात शत्रु का शासन था उस समय ये बौद्ध परिषद हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो महाकश्यप,
किसने की थी? महाकश्यप ने। तो ये याद रखिएगा। पहली जो बौद्ध संगति थी, पहला क्वेश्चन मैंने कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। उसमें राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, या जैन साहित्य इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन रहेंगे आपके त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? अंग के नाम से जाना जाता है। जैन जैन साहित्य को अंग, या इसका एक और नाम है आगम। क्या नाम है? आगम। याद रखिएगा, आगम। जैन साहित्य को अंग या आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग होते हैं। कितने अंग हैं जैन साहित्य में? 12 अंग हैं। 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। और त्रिपिटक किसे कहा जाता है? त्रिपिटक की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध साहित्य। देखिए, जैन और बौद्ध काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप याद रखिएगा, दो ही बात आपको इस क्वेश्चन में ज्यादातर याद रखनी है। बौद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक के नाम से। और जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? अंग या आगम के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। देखिए, सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, और पोरस के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन रहेंगे हाइडेस्पिस, झेलम, पानीपत या तराइन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइडेस्पिस का युद्ध। देखिए, जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, यूनानी स्त्रोतों के अनुसार पौरव राजा था पोरस। उसके साथ सिकंदर का हाइडेस्पिस का युद्ध हाइडेस्पिस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। ठीक है, झेलम नदी का ही दूसरा नाम क्या है? हाइडेस्पिस। ठीक, यहाँ पर झेलम भी था ऑप्शन में, हाइडेस्पिस था ऑप्शन में, तो ए और बी दोनों भी आंसर हो सकते हैं इसका। लेकिन झेलम का ही पुराना नाम क्या था? हाइडेस्पिस। या कई बार हाइडेस्पिस जब ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको क्या मिलेगा? झेलम मिलेगा। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। अब यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन रहेंगे आपके सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर जेद अवेस्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसा संहिता। यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है मूसा संहिता के नाम से। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिनागोसा। यहूदियों का जो पूजा स्थल है, यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? शीना गोसा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? शीना गोसा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी समय था, अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने कहाँ पर गुजारे थे, ये हमने बताना है। ऑप्शन रहेगा काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवण बेलगोला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। देखिए, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो आखिरी चरण थे उसमें अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर, मतलब अपने पुत्र को सिंहासन उन्होंने सौंप दिया। और एक जैन साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। एक जैन साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। उनके साथ वो श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला आपका रहेगा वर्तमान में कर्नाटक में। कहाँ रहेगा श्रवण बेलगोला? श्रवण बेलगोला आपका रहेगा कर्नाटक में। वहां चले गए और वहां इन्होंने अपना जीवन का शरीर जो है वो त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है। ठीक, भूखे प्यासे रहकर जब शरीर को का त्याग किया जाता है तो उसे जैन धर्म में सलेखना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। अगला है मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो का क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स में। तो हमें बताना है कि जो मिलिंद पन्हो है ये क्या है। ऑप्शन रहेंगे बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है या बौद्ध पाठ है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोधपाठ। मिलिंद पन्नो क्या है? बोधपाठ है। देखिए, एक इंडो ग्रीक शासक हुए हैं मिनेंडर, क्या नाम था उनका? इंडो ग्रीक शासक थे मिनेंडर। इंडो ग्रीक शासक हुए हैं, क्या नाम था उनका? मिनेंडर। क्या नाम था? मिनेंडर। और एक हुए हैं बौद्ध धर्म के भिक्षु, उनका नाम था नागसेन। एक बौद्ध धर्म भिक्षु हुए हैं, इनका क्या नाम था? नागसेन। इन दोनों के बीच में जो संवाद है, उस संवाद का नाम, उस पुस्तक या जिस जिस उसमें ग्रंथ में वो संवाद है, उसे कहा जाता है मिलिंद पन्नो। तो इसलिए मिलिंद पन्नो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। और मिलिंद पन्नो मिनेंडर जो कि इंडो ग्रीक शासक थे और नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके बीच के जो संवाद है उसे ही मिलिंद पन्नो के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ऑप्शन रहेंगे कड़फिसेस 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, या कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। देखिए, शक संवत किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा कनिष्क ने। कब शुरू किया? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? ऑप्शन रहेंगे आपके अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो राइट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है किसके राज दरबार में था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त के राज दरबार में, या यूं कहूं कि समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिसेन ने ही जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन ही आ गया, अभी हमने जिक्र किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, सकंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। तो अभी हमने डिस्कस किया, राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। तो देखिए कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस वंश का था? तो गुप्त वंश का था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी विजयों के कारण। समुद्रगुप्त था, कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे युद्धों का सामना किया, लेकिन किसी भी युद्ध में उन्हें पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे उनका नाम था विंसेंट स्मिथ, उसने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। एक बार पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था? विंसेंट स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा जो है वो दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन रहेंगे हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या फिर कालिदास। ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। मेघदूत किसने लिखा था? बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है मेघदूत। और किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था कालिदास ने। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने बहुत सारी और भी कई कृतियां लिखी, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश, ये कुछ इसकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का बड़ा ही शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। हमें बताना है इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी। ऑप्शन रहेंगे उरैयूर, कावेरीपत्तनम, तंजावुर या मदुरई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उरैयूर। तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? उरैयूर थी। कहाँ थी भाई? उरैयूर। ठीक, चलिए अगला है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्रतिहार राजा था जिसने प्रमाण की उपाधि को धारण किया था? ऑप्शन रहेंगे मिहिर भोज, वत्सराज, राम भोज या नागभट्ट द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। देखिए मिहिर भोज जो है वो रामभद्र का बेटा था। किसका बेटा था? रामभद्र। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है मिहिर भोज। किसका था? रामभद्र का बेटा था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है।
इन्होंने लगभग 50 सालों के आसपास इन्होंने शासन किया था। वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था। ठीक है, तो राइट आंसर इज मिहिर भोज। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग और शशांक। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग। हेनसांग को किस नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या फिर यात्रियों का राजकुमार। हिंदी में क्या बोलेंगे? यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में यह भारत आया था हेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दूसरा, कहाँ का कहाँ का यात्री था? तो चीन का था, मतलब एक चीनी यात्री था। क्या करने आया था यहाँ पर? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? सी यू की। और इस सी यू की में इन्होंने हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, उसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है प्रयाग में, कन्नौज में, थानेश्वर में या मथुरा में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थानेसर। थानेसर ये कहाँ पड़ता है? ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में रहेगा थानेसर। शुरुआत में जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थानेसर थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बदल के कहाँ कर ली थी? कन्नौज। दूसरी इनकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। देखिए 4 मठ हैं हमारे, चारों दिशाओं में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। वो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे ये हमें बताना है। ऑप्शन है रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विद्याचरण द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। 4 मठ हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी। ये चारों मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? आदि शंकराचार्य के द्वारा। देखिए उत्तर में अगर मैं दिशा वाइज बात करूं तो उत्तर में कौन सा मठ स्थापित किया इन्होंने? उत्तर में किया बद्रीनाथ। कौन सा किया? बद्रीनाथ। उत्तर में किया बद्रीनाथ। दक्षिण की बात करूं मैं, दक्षिण 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 में था श्रृंगेरी। दक्षिण में कौन सा था भाई? श्रृंगेरी, दिखाया नहीं जा रहा। दक्षिण में था श्रृंगेरी। ठीक है, और अगर मैं पूर्व में बात करूं तो पुरी। पूर्व में कौन सा था? पूर्व में था पुरी। पूर्व में कौन सा था? पुरी। और पश्चिम में द्वारिका। पश्चिम में फिर कौन सा बच गया? द्वारिका। पश्चिम में कौन सा बच गया? द्वारिका। ठीक है, तो चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। और किसने किए थे? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है, सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर ये पड़ता है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक। सांची का स्तूप कई बार ये पूछा गया है, किसका है ये सांची का स्तूप, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन रहेंगे अनंत वर्मन चोडगंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, कपिलेंद्र देव रावत्रे या पुरुषोत्तम देव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? ये रहेगा आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ रहेगा? उड़ीसा के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? उड़ीसा में। किसके द्वारा बनवाया गया? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है, 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है। सूर्य को, भगवान को समर्पित है ये मंदिर। और इस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखेगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है
इस मंदिर को काला पैगोडा, काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी 25 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, इनमें से आपको कितने आते थे, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर रोज हरियाणा जीके और नेशनल जीके से संबंधित नई वीडियो हमारे चैनल पे एमसीक्यू के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।